बच्चों, let us do one question related to the variation of time period in a pendulum clock. देखो, a pendulum clock, ठीक है, with a pendulum made of invar, alpha it is given 0.7 into 10 to power minus 6 has a period of 0.5 second. उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है हमें and it is said that it is accurate at 25 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस पेंडुलम क्लॉक को 25 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं तो उसमें जो टाइम आएगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा ओवर द पीरियड, है ना, लंबे समय में भी उसमें कोई एरर क्रिएट नहीं होता। इफ द क्लॉक इज यूज्ड इन अ कंट्री वेयर द टेम्परेचर एवरेजेस 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम किसी नई कंट्री में उसको ले गए जहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वो करेक्ट टाइम देता है, बट नई कंट्री में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा गया है व्हाट करेक्शन इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ अ मंथ, 30 डेज का मंथ हमें यहाँ पे लेना है, टू द टाइम गिवन बाय द क्लॉक। देखो, हो सकता है कि जब आप उसको हॉट कंट्री में ले जाते हो तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, पेंडुलम वाले पार्ट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है वो थोड़ा सा टाइम लूज करने लग जाता है। हमारी बात हुई है कि लेंथ क्या हो जाएगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, वो स्लो बन जाएगा। पहले सपोज करो वो एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, अब वो क्या हो गया, स्लो हो गया। तो स्लो होने से क्या हुआ बच्चों कि वो मशीन उसकी साथ में जो उससे कनेक्टेड है पेंडुलम से वो भी स्लो हो जाएगी और वो थोड़ा सा स्लो टाइम दिखाने लगेगा, इट विल लूज टाइम। ठीक है, हमने देखा था बच्चों कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम होता है डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, वो क्या होता है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहां से मैं डेल्टा टी क्या लिख सकता हूं, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। यहां पे ये जो टाइम है ना, ये हमें वो टाइम इंटरवल रखना होगा जिसमें हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये अगर मान लो मैंने बोला फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल एरर, चेंज तो क्या, मैं इस बार इसको एरर ही, फ्रैक्शनल एरर बोल देता हूं। तो फ्रैक्शनल एरर बच्चों अगर इतना है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो उसमें मुझे एक्चुअल टाइम रखना पड़ेगा, एक एक करके मैं वैल्यूज को रखता हूं। हाफ अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, 0.7 इंटू 10 टू पावर -6 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस है, -6 पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा थीटा बच्चों, इनिशियली अगर वो करेक्ट टाइम वाला जो टेम्परेचर था वो 25 है, 25 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यू टेम्परेचर है इन द न्यू कंट्री वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो इन प्लेस ऑफ दिस डेल्टा थीटा we can write +10। ठीक है, 35 minus 25 that will be +10। और फिर फाइनली हमें वो टाइम इंटरवल रखना है जिस ड्यूरेशन में हम एरर ऑफ टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों अगर ये 30 डेज की बात कर रहा है तो या तो मैं सिर्फ लिख दूं 30 डेज, तो ये डेज में अपना आंसर आएगा, SI यूनिट में नहीं होगा, है ना, और वो बहुत ही छोटा नंबर होगा, 10 टू पावर -6 है, ऑब्वियसली डेज में तो कोई एरर आने वाला नहीं है। तो मैंने बोला डेज की जगह इसमें अगर मैं 24 मल्टीप्लाई करूं तो डेज इंटू 24 मतलब आवर्स में आंसर आ जाएगा, अभी वो भी SI यूनिट नहीं है। तो फिर मैं 24 आवर्स है उनको 60 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मिनट्स में आंसर आ जाएगा। अब ऑब्वियसली इफ यू हैव मिनट्स, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट SI यूनिट, तो मिनट्स को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करें
तो ये जो चीज है ये सेकंड में हमें आंसर दे देगी। किसमें आंसर देगी बच्चों? सेकंड्स में आंसर देगी। और कैलकुलेट करने पे ये अप्रोक्सीमेटली जो है 9 सेकंड के आसपास आता है। 9 सेकंड का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर इस क्लॉक को, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट टाइम देती है, ठीक है, अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पर यूज करते हैं तो उसमें एक एरर आता है। कितना एरर आता है? 9 सेकेंड्स का अप्रोक्सीमेट एरर आता है। कितने दिनों में? 30 डेज के बाद उसमें एक एरर आ चुका होगा, मतलब वो 9 सेकेंड से थोड़ी सी स्लो हो चुकी होगी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा एरर नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन यू विल सी कि उसका टाइम जो है काफी पीछे हो गया। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं और कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं जिसमें सॉलिड्स का थर्मल एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ एप्लीकेशंस हो गई जहां पे एक्सपेंशन का या तो हमें यूज दिखता है या फिर एक्सपेंशन ही देखने को मिल जाता है डायरेक्टली। देखो पहला क्या है? एरर इन स्केल रीडिंग, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। ठीक, जैसे सपोज करो बच्चों कि अगर एक स्केल थी, ठीक है, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया। बच्चों अब आपने मेजर किया, यहां तक आ गया, बट सपोज करो अब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को अब आप मेजर करना चाहते हो, बट अब आपकी स्केल क्या हो गई? थोड़ी सी एक्सपैंड हो गई। मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन दिखाया, इतना तो नहीं होगा, बट इस समय जब आप उसी बॉडी को मेजर करते हो तो सपोज करो ये 12 इंच की स्केल थी और ये 6 इंचेस आया था, अब हो सकता है 4 इंचेस ही आए। ठीक है, तो एक्चुअली मेजरमेंट इज व्हाट? मेजरमेंट इज कंपैरिजन विथ अ गिवन बॉडी। पहले स्केल के सामने जब आप कंपेयर कर रहे थे तो वो बॉडी 6 इंचेस दिखा रही थी, बट जब आपने एक्सपेंशन ऑफ स्केल होने के बाद कंपैरिजन किया उसी स्केल के साथ तो वो बॉडी सिर्फ 4 इंचेस ही दिखा पा रही थी। तो एक्चुअली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज करने पे मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटीज मे बी रॉन्ग। ठीक है, इस बात को मैं समझाता हूं। देखिए बच्चों, अ स्केल गिव्स करेक्ट रीडिंग एट सम टेम्परेचर थीटा। मान लेते हैं कि जो थीटा टेम्परेचर है, ठीक है, इस पे जब आप बॉडी को मेजर करते हो तो वो ए हमें रीडिंग देती है, ए। ठीक है, यहां पे अगर एग्जैक्टली देखें तो 4, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये मान लो 4 सेंटीमीटर, यहां तक रीडिंग हमें मिली। ठीक है, यहां पे ट्रू वैल्यू स्केल रीडिंग के बिल्कुल बराबर है, एक्चुअल रीडिंग हमें यहाँ पे मिलती है। बेटा क्या होता है, सपोज करो कि टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि बॉडी यहाँ पे एक्सपैंड नहीं हो रही। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हुआ? स्केल बड़ी हो गई, बॉडी वहीं पे है, अब स्केल का जो ए वाला था वो थोड़ा और आगे बढ़ गया। ठीक है, तो स्केल रीडिंग तो यहीं तक आई। ठीक है, तो स्केल रीडिंग ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो जाती है। ट्रू वैल्यू जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और स्केल की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब ये इस समय क्या देने लग जाता है? लोअर रीडिंग देने लग जाता है कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। और अगर सपोज करो इसी को कूल कर दो, मतलब जो थीटा डैश है हमारा बेटा वो एक्चुअल टेम्परेचर से क्या हो गया? थोड़ा सा कम कर दिया हमने। ठीक है, जो एक्यूरेट टेम्परेचर, जो एक्यूरेट रीडिंग वाले जो टेम्परेचर था वहां से टेम्परेचर को थोड़ा सा हमने कम कर दिया, तो क्या होगा? अब स्केल थोड़ा सा छोटा हो गया, अब रीडिंग जो है ए के उधर चली जाएगी। बॉडी तो उतनी बड़ी है, स्केल छोटा हो गया, ए अब बॉडी के भी अंदर आ गया, तो इस बार जो स्केल रीडिंग होगी वो ट्रू वैल्यू से भी ज्यादा आएगी। ठीक है,
तो अगर हमारा स्केल एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, स्केल अगर क्या हो जाता है, स्केल एक्सपैंड्स, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, रीडिंग इज स्मॉल, ठीक है, स्मॉल आ गई रीडिंग, स्केल रीडिंग इज स्मॉलर देन ट्रू वैल्यू। और अगर स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, स्केल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो बेटा इस बार रीडिंग इज लार्ज, मतलब ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी रीडिंग आएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देते हैं, यहां पे क्या हो गया, एट टेम्परेचर थीटा डैश, ठीक है, जो कि ओरिजिनल रीडिंग वाले टेम्परेचर से बड़ा है, ठीक है, ड्यू टू लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्केल द स्केल विल एक्सपैंड एंड स्केल रीडिंग विल बी लेसर देन द ट्रू वैल्यू। इस बात को ध्यान में रखिए, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो एक्यूरेट रीडिंग वाला टेम्परेचर से ज्यादा है, स्केल एक्सपैंड कर जाएगा और रीडिंग जो है वो ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी कम मिलेगी, इस बात को ध्यान में हमें रखना है। अगली बात क्या है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि बॉडी का आपसे परसेंटेज एक्सपेंशन पूछता है, लेंथ का पूछ सकता है, रेडियस का पूछ सकता है, कभी कभी बॉडी में कैविटी होती है उसका भी एक्सपेंशन परसेंटेज पूछ सकता है। तो इस बात को हम समझते हैं, देखो, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट मे बी इमेजिन्ड एज फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो आप एक फोटोग्राफ को एक स्मार्टफोन में देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल है आपके पास, उसमें आपकी एक फोटोग्राफ है और आप उसको देखने की कोशिश करते हो, तो जब आप जूम करते हो तो इफ द आईज एंड नोज हैव बिकम लार्ज देन ईयर्स आल्सो बिकम लार्ज एंड द हेयर्स आल्सो बिकम लार्ज, एवरीथिंग बिकम्स लार्ज, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आंखें बड़ी हो गई, नाक बड़ी हो गई, मुंह छोटा रह गया, दैट इज नॉट कॉल्ड फोटोग्राफिक एक्सपेंशन, सही है। तो वैसे अगर एक बॉडी है, सपोज करो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, बीच में एक होल है, इसके कुछ डायमेंशन यहाँ पे मार्क्ड है, जैसे ये हाइट a मार्क्ड है, ये ब्रेथ इसकी b मार्क्ड है, और ये जो कैविटी देख रहे हो आप, इसका रेडियस दिया हुआ है r, ठीक। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन होने के बाद ऑब्जर्व करता हूं, सपोज करो टेम्परेचर बढ़ाया और बॉडी ऐसी दिखने लगी, तो ऑब्वियसली जो इसका a था अब वो a डैश हो चुका होगा, ठीक है, जो इसका b था वो अब इसके लिए नई बॉडी के लिए b डैश, और कैविटी का जो रेडियस r था वो r डैश हो चुका होगा, ठीक है। अगर ये a मान लो 2% से इंक्रीज हुआ है तो इसका b भी 2% से ही इंक्रीज होगा, और इसका रेडियस भी 2% से इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है? मतलब कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई मटेरियल अगर एक्सपैंड हुआ, इधर से मटेरियल बढ़ेगा तो कैविटी छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पूरा सेम प्रोपोर्शन में ही बॉडी एक्सपैंड होगी, मतलब ये कैविटी भी बड़ी ही होगी, ठीक है। तो अगर a मान लो कि परसेंटेज चेंज इसमें 2% हुआ तो ये बड़ा होके 2% से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, b भी 2% से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, इसका जो रेडियस है वो भी 2% से बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। एक और बात बताता हूं, जैसे सपोज करो बेटा ऊपर का जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला, अगर इस एरिया की बात करूं, याद होगा आपको, अगर लेंथ 2% से बड़ी है तो इसका जो एरिया होता है वो 4% से बढ़ेगा। तो ये वाला एरिया ले लो या दूसरा कोई एरिया ले लो, ये भी कितने से बढ़ेगा, 4% से ही बढ़ेगा। देखो ऊपर वाला अगर एक्सपैंड हुआ है एरिया, तो ये साइड वाला जो एरिया था बेटा क्यूबॉइड का, वो भी सेम परसेंट से वहां पे बढ़ेगा, मतलब बिल्कुल लाइक अ फोटोग्राफ द एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी पर्टिकुलर लीनियर डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो वो सब सेम होते हैं, चाहे ये वाली लेंथ ले लो, या हो सकता है ये डायगोनल भी अगर आपसे पूछता
तो इस डायगोनल के लिए भी आप श्योरली बोल सकते थे बच्चों कि दिस डायगोनल विल ऑल्सो इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, एग्जैक्टली 2%। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई, थर्मल स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेस, दिस इज द न्यू थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। बच्चों, थर्मल मतलब तो हीट हो गया या टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। यहां पे जो अगली बात है वो क्या है, स्ट्रेन और स्ट्रेस। ठीक है, आपने इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्ट्रेन का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको एक रिकॉल कराता हूं, स्ट्रेन का मतलब होता है, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन। क्या है, वेरिएशन या चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन। अगर मैं लीनियर स्ट्रेन की बात करूं तो वो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। अगर वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करूं तो वो क्या हो सकता है, डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी इलास्टिसिटी चैप्टर में, वो क्या था, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस हुआ करती थी और स्ट्रेस हमारे लिए क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल में भी कभी कभी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो जब भी किसी बॉडी को कंप्रेस करते हो या एक्सटेंड करते हो, मतलब फोर्स लगाते हो, तो उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेस जो है हमारे लिए क्या है, यहाँ पे हमने जो क्या है एफर्ट लगाया स्ट्रेस, और हमें आउटपुट क्या मिला, स्ट्रेन मिल गया। ठीक, सिमिलरली हीट देने से या टेम्परेचर बढ़ाने से भी कभी कभी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है और उसका आउटकम क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है, इस बात को भी हम समझते हैं। जैसे सपोज करो बेटा, स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे, जैसे सपोज करो यार ये एक रॉड है, ठीक है, दो सपोर्ट्स के बीच में इसको मैंने क्या किया, आई हैव फिक्स्ड इट बिटवीन टू सपोर्ट्स, एंड व्हेन आई ट्राई टू हीट इट व्हाट विल हैपन। जब एक रॉड को दो सपोर्ट के बीच में आप फंसा देते हो और उसको हीट करने लग जाते हो तो क्या होता है, उसकी टेंडेंसी तो क्या है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की है। समझिएगा, मैं इसका साइड व्यू बनाता हूं। जैसे सपोज करो बेटा ये दो सपोर्ट्स हैं, बहुत रिजिड है, दे कैनॉट बी मूव्ड, और बीच में हमने एक रॉड को लगाया। तो एक्चुअली अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये रॉड बेटा एक्सपैंड करके यहां तक आ जाती, बट क्योंकि रॉड को एक्सपैंड होना अलाउड नहीं है तो क्या होगा, ये सपोर्ट इसको कंप्रेस करके छोटा ही रखेगा। सही है, छोटा रखने का मतलब क्या हुआ, आपने साइड से इसको स्ट्रेस लगाया, इसलिए यहां पे दिखाया है कि देखो ये फोर्स इधर से लग रहा है और ये फोर्स इधर से। साइड से फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी में क्या क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, इसमें स्ट्रेन आ गया। मतलब इसकी जो नेचुरल लेंथ होनी थी, थोड़ी बड़ी होनी थी इस टेम्परेचर पे, बट उसको आपने कम कर रखा है। तो क्या ये बॉडी अंडर स्ट्रेन है। ठीक है, इट इज अंडर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो वैसे ही अगर बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर बॉडी को मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ी छोटी होना चाहती है। बॉडी चाहती थी कि मैं यहीं तक आ जाऊं, बट क्योंकि आपने इसको पकड़ रखा है तो बॉडी इज सपोज टू बी, ठीक है, फिक्स टू द सपोर्ट्स, तो इसको खींच के रखता है सपोर्ट इस केस में। तो बच्चों अगर साइड से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो उसकी लेंथ थोड़ी कम रहती है, अगर एक्सटेंशन या क्या कैसा फोर्स लग रहा है, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इस केस में बॉडी जो है थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहती है, नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा बड़ा उसमें लेंथ रहता है। पढ़ता हूं स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है यहां पे, देखिए, व्हेन अ रॉड हुज एंड्स आर रिजिडली फिक्स्ड सच एज टू प्रिवेंट एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, ठीक है, अंडरगोज अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, जब किसी बॉडी में फिक्स कर दिया आपने साइड्स को और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज किया
तो ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन अ कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, फिर से रिपीट करता हूं, एक कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेस उसमें डेवलप हो सकती है। ठीक, ये बात पक्की हुई, रीजन भी समझ में आ गया आपको। तो मैं आगे बढ़ता हूं। ड्यू टू दिस थर्मल स्ट्रेस रॉड विल एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन द सपोर्ट्स। ठीक है, रॉड सपोर्ट्स पे फोर्स लगाती है और सपोर्ट्स रॉड पे फोर्स लगाते हैं। इफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ L इज थीटा, ठीक है, L लेंथ की रॉड है, उसको थीटा से अगर बढ़ा देते हो टेम्परेचर को, तो क्या होगा, उसका जो नेचुरली इंक्रीज होने वाला लेंथ था वो क्या होने वाला था, डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट, ठीक है, अल्फा डेल्टा थीटा, और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L नॉट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर वो सपोर्टेड है, सपोर्ट्स में फंसी हुई है, तो उसमें जो स्ट्रेन आती है उसकी वैल्यू ये रहती है, याद रखिए आप, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, अगर साइड्स में सपोर्ट नहीं होंगे तो उसमें कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेस भी नहीं है ना, वो फ्रीली बढ़ गई, तब उसको स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, सिर्फ फ्रैक्शनल चेंज का नाम देंगे। अगर वो सपोर्ट्स में फंसा हुआ है तभी एक फोर्स डेवलप हुआ, तो स्ट्रेस भी तभी आएगी और उसका नाम भी तभी, फ्रैक्शनल चेंज को स्ट्रेन नाम तभी देंगे। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखो, डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, और यहां से अल्फा की वैल्यू भी आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात है, अगर कभी आपसे फोर्स पूछ ले तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वैल्यू बेटा क्या है हमारे लिए, डेल्टा L अपॉन L या फिर अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा। तो कभी बॉडी पर सपोर्ट्स की वजह से फोर्स की वैल्यू पूछी जाए, वन बाय वन देख लेते हैं भाई। अगर स्ट्रेन पूछा है तो वो डेल्टा L अपॉन L होता है, यानी सिर्फ अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा पूछा तो यहां से निकाल लेना। अगर आपसे फोर्स पूछे या स्ट्रेस पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना जो इलास्टिसिटी में आप यूज करते हो, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। तो यहां से बेटा स्ट्रेस की वैल्यू यानी फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू फिर से अल्फा डेल्टा थीटा होती है, तो स्ट्रेन की जगह अल्फा डेल्टा थीटा, y की जगह y, और a को उधर भेज दिया, तो वैल्यू ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा हमारे लिए, y इंटू a इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इन अ बॉडी सपोर्टेड बाय टू फिक्स्ड सपोर्ट्स। ठीक है, उसके लिए फोर्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इस पे मल्टीपल टाइम्स बच्चों हमें क्वेश्चन आ चुके हैं इन द पास्ट ईयर्स, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो फोर्स की वैल्यू मैंने बता दी यहां पर। अब एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं भाई, अगर थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ये हो गई y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, ये कहां से आया है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमने बोला भाई स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा L अपॉन L, जो कि अल्फा डेल्टा थीटा होता है। तो भैया स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन, y अल्फा डेल्टा थीटा, ये सीधी बात हो गई। और क्योंकि बेटा स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। ये कितना है भाई, y अल्फा डेल्टा थीटा, तो फोर्स की वैल्यू y a अल्फा डेल्टा थीटा, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
ठीक है। तो जो फोर्स होगा बॉडी पर दोनों साइड से सपोर्ट्स की वजह से, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? यंग्स मॉडुलस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी पर, उसके थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा पर, और डेल्टा थीटा पर। डेल्टा थीटा यहां पे क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस बात को कई बार जो है आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट वाला जो फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ वाला, उसको ध्यान में रखो, और यंग्स मॉडुलस वाली जो रिलेशन है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, इसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप यहां पे कर सकेंगे। ध्यान में रखना, अगर सपोर्ट्स नहीं है वहां पे तो कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप नहीं होती। फ्रीली केप्ट बॉडी में आपसे पूछा जाए थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कितना स्ट्रेस या स्ट्रेन आया है, बॉडी अगर कैसी रखी है बच्चों? बिल्कुल फ्रीली रखी है, तब स्ट्रेस और स्ट्रेन यहां पे क्या बोलोगे? जीरो। स्ट्रेन यहां पे क्या बोलोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि इनमें कोई सपोर्ट नहीं है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस केस में बच्चों बिल्कुल भी कोई फोर्स डेवलप नहीं होता। बच्चों, लेट अस डिस्कस सम मोर applications related to thermal expansion, okay, about which there may be questions in your competitive exam. देखो, when rails are laid down on the ground, space is left between the rails. ऐसा क्यों होता होगा? जब भी आप दो रेल की पटरियों को देखते हो, whenever you see rails, ठीक है, of trains, what you see is that when two rails are joined, some gap is left between them, a few centimeters only. And why is that? Because जब गर्मियां आती हैं, in the summers when the temperature rises, the rails tend to increase their length due to thermal expansion. तो उस thermal expansion के लिए जगह छोड़ने के लिए, so that they can easily, increase their length, no stress is developed in them, the rails of the trains are joined with some gap between them. ठीक है, अगर ये गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन अगर बहुत क्लोजली कर दी गई तो क्या होगा? ड्यू टू एक्सपेंशन दे माइट बेंड, ठीक है, एंड दे माइट डिफॉर्म, और उससे एक्सीडेंट्स पॉसिबल है। दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, अगर गैप छोड़ दें तो उनके लिए जगह रहती है और कोई इशू वैसा क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, देखो, ट्रांसमिशन केबल्स आर नॉट टाइटली फिक्स्ड टू द पोल्स। आपने जब बिजली के तार देखे होंगे, द ट्रांसमिशन लाइंस, सो यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व दैट दे आर स्लैकेंड, मतलब ढीले बांधे जाते हैं, दे आर स्लाइटली स्लैकेंड। तो उससे क्या होता है कि वेन एवर कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कोल्ड सीजन कम्स, है ना, विंटर्स जब आते हैं, तो द वायर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होता है कि उनकी अगर लेंथ छोटी हुई तो द पोल्स माइट ब्रेक। देखो, सपोज करो बेटा कि देयर आर टू पोल्स, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में अगर वायर हमने टाइटली बांध दिया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इफ दे कॉन्ट्रैक्ट ना, द पोल्स माइट बेंड लाइक दिस, पोल्स बेंड हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि ये वायर्स के एंड्स जो है वो क्लोज आ जाएंगे। बट ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, वायर्स को ऐसे नहीं बनाते। कैसे टाइट करते हैं उनको? ऐसे। तो ऐसे बांधने में क्या होता है वायर्स को कि इफ दे इवन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, they will not have any effect on the poles of the wires. ट्रांसमिशन पोल्स जो होते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं आए। इसीलिए अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो ये देखो, ये वायर है, इट इज नॉट एट ऑल टाइट, ठीक है, और समर्स में ऑब्वियसली ये ढीले हो जाएंगे, तो वहां पे कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जो आपने केमिस्ट्री लैब में अपने
इक्विपमेंट्स देखे होंगे, ग्लास इक्विपमेंट्स, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एक प्रॉपर पायरेक्स ग्लास के बने हुए होते हैं, ठीक है। और पायरेक्स ग्लास की जो एडवांटेज होती है वो ये होती है कि द थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज वेरी लो एंड सो इफ यू हीट देम आल्सो दे विल नॉट क्रैक। अगर कोई नॉर्मल ग्लास का हम इक्विपमेंट बना ले तो अगर यू हीट देम ओवर द फायर, फ्लेम के ऊपर आप हीट जब करोगे तो the part which is just above the fire will start to expand and the other part which is cold does not expand, ठीक है। उससे क्या होता है, there is probability of cracking of the equipment, ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि वो वैसे भी brittle होते हैं। तो उनको कैसे बनाया जाता है, they are made from those materials which have very low thermal coefficient, ठीक है, thermal expansion coefficient। ये क्या कहता है, इक्विपमेंट का मतलब मैं कहना चाहता था टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स, क्यूबिकल्स, ये सब जो आप इक्विपमेंट्स देख रहे हो दे आर मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास विच हैज वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अच्छा, आपने देखा होगा कि समटाइम्स द व्हील्स ऑफ कार्ट्स आर कवर्ड विथ, देखो व्हील्स किससे बने होते हैं, दे आर वुडन, है ना। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इट इज मेड ऑफ वुड। सो सिंस इफ यू यूज डायरेक्टली अ वुडन व्हील इट विल सफर वियर एंड टियर ओवर सम टाइम, ठीक है। कुछ दिनों बाद एक वुडन व्हील घिस जाएगा, राइट। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्हाट वी डू, वी पुट ओवर इट एन आयरन रिंग, ठीक है। आयरन रिंग को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज कि द वियर एंड टियर ऑफ द व्हील नाउ डिक्रीजेस एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स द व्हील, ठीक है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील। ये तो फायदा है। बट अगर हम नॉर्मल साइज का इस पे आयरन रिंग लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, द आयरन व्हील में कम आउट समडे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। दिस इज द व्हील एंड द आयरन रिंग विच इज टू बी कवर्ड ओवर इट इज मेड स्लाइटली स्मॉलर, और उसको क्या करते हैं, हीट करके एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। इट इज एक्सपैंडेड बाय हीटिंग एंड देन इट इज पुट ओवर द व्हील, एंड जब उसका टेम्परेचर कम होता है इट ग्रास्प्स द व्हील टाइटली, व्हील को एकदम टाइटली क्या करता है, वो कवर कर लेता है ऑन कूलिंग डाउन एंड कंट्रैक्टिंग, जिसकी वजह से द टेंडेंसी टू कम आउट ऑलमोस्ट डिसअपियर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, द आयरन रिम, ये जो आयरन की रिम आप देख रहे हो इसको इस पर डालने से पहले इट इज हीटेड अप। तो आयरन रिम टू बी पुट ऑन अ कार्ट व्हील इज ऑलवेज स्लाइटली स्मॉलर, ठीक है, इज ऑफ ऑलवेज स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील। ऐसा रीजन क्यों है वो मैंने अभी अभी आपको समझाया। थोड़ा सा छोटा रखते हैं, उसको गर्म करके एक्सपैंड कर देते हैं एंड देन इट इज पुट ऑन द व्हील। वो कोल्ड होने पे क्या होता है, कंट्रैक्ट कर जाता है और व्हील को टाइटली ग्रास्प कर लेता है। वरना क्या होगा, कभी आप जा रहे हो और व्हील में से वो रिम बाहर आ गया, एंड देन व्हील माइट ऑल्सो ब्रेक इफ लॉट ऑफ वेट इज पुट ऑन इट, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये व्हील कहां देखने को मिलेगा, तो इमेजिन करो आप शोले मूवी देख रहे हो, तो बसंती वाला जो कार्ड था उसको अगर आप याद करो तो वो व्हील जो है वो ऐसा होता है, वुडन होता है, ठीक है। दैट इज ऑल। तो एक और एप्लीकेशन यहां पे हम देखते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको कभी कोई ग्लास बॉटल में से ग्लास कॉर्क को निकालना है, ठीक है, ग्लास कैप। तो क्या होगा, आपको उसको स्टॉपर को निकालने के लिए ये ग्लास की जो बॉटल है, बॉटल नेक को आप क्या करो, हीट कर दो। तो ग्लास नेक जो है वो थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाएगी एंड द ग्रास्प विल बिकम, ठीक है, लूज, और वो स्टॉपर, ये वाला जो स्टॉपर है या कैप है, ठीक है, दिस इज द कैप, इस बॉटल में से आराम से निकल सकता है अगर आप इस बॉटल को हीट कर दो।
ठीक है, बॉटल की नेक थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी और आपकी कैप इजीली बाहर आ जाएगी। अगर आपने जैम बॉटल कभी खोली हो, जैम बॉटल पे एक आयरन कैप होता है, उसको अगर आप खोल नहीं पा रहे हो तो पुट सम हॉट वाटर ऑन दैट कैप। तो आयरन कैप पे अगर आप, मेटल कैप पे अगर आप हॉट वाटर पोर करते हो तो क्या होता है, जो मेटल कैप है वो एक्सपैंड कर जाती है और ग्रास्प जो है वो थोड़ा सा लूज कर जाता है और यू विल बी इजिली एबल टू ओपन दैट कैप। ठीक है, जैम बॉटल में ये कभी भी आप ट्राई कर सकते हो, कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही टाइटली क्लोज हो जाती है, सो दैट इज अ रेमेडी। हॉट वाटर वहां पे रेमेडी का काम करता है। ओके